हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज आती है 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने के लिए हमें एक टेबल की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उनकी कुछ वैल्यूज़ है। उनकी जो वैल्यूज़ है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, और भी बहुत वैल्यूज़ है। जैसे कि आपको एक टेबल दिखाई गई है स्क्रीन पर, इस टेबल की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी जो वैल्यू है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, इसको हमें याद करनी है और इसे टेबल को बनाना भी सीखना है। लेकिन और भी बहुत वैल्यूज़ होती है हमारी, लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है, वो एक्सरसाइज इस टेबल की सहायता से हमारी कवर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, टेबल को देखते हैं। तो टेबल को हम बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे। सबसे पहले टेबल को बनाने के लिए आपको काम क्या करना होगा, आपको लिखना होगा 0 1 2 3 4। आपको संख्या लिख लेनी है 0 1 2 3 4 तक। उसके बाद 4 से ही सभी को डिवाइड लगा देना है। आपको 4 से ही डिवाइड लगा देते हैं, और उसके बाद सभी का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। सभी का वर्गमूल कर देना है। उसके बाद सबसे पहला जो हमें दिख रहा है यहाँ पर 0/4, यानी यदि किसी फ्रैक्शन का नोमिनेटर 0 है, उसका अंश यदि 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो ये तो 0 आ जाएगा। उसके बाद 1/4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। 1 का कितना होता है, 1, तो 1/2। उसके बाद 2 से ही कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1, और 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। उसके बाद 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो √3 ही आ जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1। तो ये जो वैल्यूज़ आई है हमारी, ये आई साइन थीटा की वैल्यू। यानी पहली वैल्यू जो आई हमारी 0, वो साइन 0। दूसरी साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 की 1। तो इन्हें लिख भी देते हैं, यानी 0 1 1/2 और 1/√2 और √3/2 और 1। हमें वैल्यू लिख देनी है, यानी 0 की 0 के नीचे, और 30 डिग्री की 1/2, और 45 की 1/√2, और 60 की √3/2, और 90 की 1। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू की यदि बात करूं, तो कोस थीटा की आपको इधर से लिख देनी है, उधर से उठाकर इधर लिख सकते हो आप। 1√3/2, 1/√2 आ जाएगा ऐसे कैसे ही, और ये इधर आ जाएगा 1/2, और ये इधर आ जाएगा 0। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे जो हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी, टेन थीटा। जो भी हमारे टेन थीटा के लिए आपको दो फॉर्मूले की आवश्यकता भी पड़ेगी। आपको ये दो फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने, कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे, बाकी फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, थोड़े नए फॉर्मूले हैं। यदि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, तो बाकी फॉर्मूले हमने कवर कर रखे हैं, अपने पढ़ रखे हैं उन्हें। तो उसके बाद हमारे दो फॉर्मूले हो रहे हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही क्यों होता है, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ही क्यों होता है। इस बात को भी थोड़ा सिद्ध कर लेते हैं। तो पहले इसे ही देख लेते हैं ऊपरले वाले को। यदि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, तो मैंने आपको दो ट्रिक बताई थी, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उन्हें याद रखने के लिए। तो पहली क्या थी, आपको बता रखी थी कि लाल बटे कक्का से आप याद रख सकते हो, या आप इससे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इससे भी आप याद रख सकते हो। यानी हमें टेन थीटा इज इक्वल टू ये ला के दिखाना है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ही क्यों होता है। तो ये होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। यानी टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद
साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बटे कोस थीटा क्या होता है तुम्हारा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसके बाद एक फॉर्मूला हो रहा है हमारा कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा। लेकिन इस बात को यदि आप सिद्ध करना चाहो तो कर सकते हो। कोट थीटा क्या होता है तुम्हारा आधार बटे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोस थीटा क्या होता है तुम्हारा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कट जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बात भी हमारी क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो ये थी फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए बात थी हमारी। उसकी हमें तो वैल्यू निकालनी है साइन टेन थीटा की, तो अभी निकालते हैं वैल्यू। तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, सबसे पहले निकालेंगे हम 0 डिग्री की वैल्यू। तो टेन थीटा यानी कि आप यहाँ पे 0 डिग्री कह सकते हो। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू रखनी होगी मुझे, और कोस थीटा यानी कि मैं अगर यदि 0 ले रहा हूँ तो मुझे 1 रखना होगा उसके नीचे, यानी 0 अपॉन 1। तो अभी मैंने आपसे बात की यदि किसी फ्रैक्शन का नोमिनेटर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। उसके बाद यदि हम टेन 30 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, टेन 30 की वैल्यू, तो हम क्या रखेंगे 1/2 साइन थीटा की वैल्यू, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1/√3। तो यहाँ जाएगा 1/√3। उसके बाद यदि हम टेन 45 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो क्या इसको और इसको डिवाइड लगा देंगे, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। उसके बाद यदि हम टेन 60 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर नीचे रख सकते हैं, √3/2 अपॉन 1/2, इससे ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा √3। उसके बाद हम निकाल रहे हैं टेन 90 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, तो साइन थीटा यानी 1/0 कोस थीटा के लिए, तो 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा इन्फिनिटी। तो आज तक तो आपने यही पढ़ा है कि 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिटी, लेकिन 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एकदम आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया 1/0 तो हमने इन्फिनिटी पढ़ा है और होता भी है कहीं कहीं पर, वो भी सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर होता है 1/0 इन्फिनिटी और कहाँ पर 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, कहाँ पर ये नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड यानी कि परिभाषित नहीं, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि 1/0 इन्फिनिटी यहाँ पर क्यों नहीं है। तो बेसिकली 1/0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन कहाँ पर होता है, ये फिजिक्स में मान्य है 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिटी। क्योंकि फिजिक्स में यदि हम किसी डायग्राम को सोल्व कर रहे हैं, फिजिक्स में यदि किसी हम डायग्राम को सोल्व कर रहे हैं तो उसमें वहाँ थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं, बातों को थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं, यानी मान लेते हैं, इमेजिनेशन का खेल होता है सारा वहाँ पर। तो वहाँ पर हम फिजिक्स में इसका यूज कर सकते हैं कि 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है इन्फिनिटी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति किसके अंतर्गत आती है, मैथ के यानी गणित के। तो गणित में जो है वैल्यूज़ का बहुत खेल होता है। यदि हम किसी पर्सन को सोल्व कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम एक वैल्यू आ जाती है, कभी कभी 2 वैल्यू भी आ जाती है, अप्रोक्सीमेट भी सोल्व हो जाते हैं कुछ पर्सन, लेकिन अधिकतर सवालों का जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू है मिल जाती है। लेकिन
यहाँ पर क्या है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 1/0 इन्फिनिटी नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो अभी आपके दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन चल रहे होंगे कि भैया हमने तो पढ़ा है कि 1/0 इजिकल टू इन्फिनिटी होता है, और हमने पढ़ा है कि 1 फिर इन्फिनिटी क्या होता है, नॉट डिफाइंड क्यों लिख दिया आपने। तो इनका सवाल का जवाब भी थोड़ा सा आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1/0 इन्फिनिटी हम यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं, कि नॉट डिफाइंड हम क्यों लिख रहे हैं। थोड़ा डिटेल में तो मैं इसे सोल्व नहीं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यदि मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो हमारी वीडियो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। हाँ, यदि आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि 1/0 इन्फिनिटी क्यों नहीं होता है। तो देखिए भाई, यदि मैंने आपके सामने लिखा 6 और 6 को मैं 2 से डिवाइड लगा रहा हूँ, 6 को मैं 2 से डिवाइड लगा रहा हूँ, तो 2 तिया 6, यानी मुझे मेरा आंसर कितना मिला, 3। यानी मैंने क्या काम किया, 6 लिखा और मैं इसे 2 से डिवाइड लगाने जा रहा हूँ, तो आप 3 टाइम चलाएंगे और 6 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 0। 1 मिनट और रुको भी, मैंने क्या आपको 5 को जो है डिवाइड लगाना है, 2 से ही लगा लेते हैं, आसान बन जाएगी बात। तो आप क्या काम करोगे भाई, 5 और ये आपका कितने टाइम चल जाएगा, पहले तो 2 टाइम चल जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 बचेगा, 0.0 2.5 कोई रिमाइंडर नहीं बचा हमारा। उसके बाद 1 मिनट हो, मैंने क्या आपसे कि 8 को आप डिवाइड लगा दीजिए, 2 से ही लगा लेता हूँ मैं, आपको जो बात अच्छे से समझ में आए, थोड़ा आसान हो जाएगा, बाकी आप किसी से भी लगा सकते हैं। तो 8 को मैं डिवाइड लगाने जा रहा हूँ 2 से, तो 4 और 8 0। रिमाइंडर कितना बचा मेरा, 0। यानी जब मैंने 2 से डिवाइड लगाया 6 को तो मुझे करेक्ट आंसर मिला मेरा कितना, 3। क्लियर भाई। उसके बाद मैंने 5 को डिवाइड लगाया 2 से तो मुझे करेक्ट आंसर मिला 2.5। मैंने 8 को डिवाइड लगाया 2 से तो करेक्ट आंसर कितना मिलेगा मुझे, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि 1/0 नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यानी 1/0 को मैं इन्फिनिटी नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं भाई आगे थोड़ा सा। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया 6 ही लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ मैं, 6 ही लिख लेता हूँ, 1 मिनट। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप इसे 0 से डिवाइड लगा दीजिए, आप इसे 0 से डिवाइड लगा दीजिए। तो आप लिखोगे भाई 6 और आपने 0 से डिवाइड लगाने जा रहे हो, तो यदि मैं इसकी गुना 0 की गुना 1 में करूँ, 1 मिनट समझ लेते हैं बात को, 1 में गुना करी तो कितना आ जाएगा भाई, 1 की गुना 0 में करूँगा तो 0 आ जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना, 6। क्लियर। उसके बाद यदि मैं 6 को ही डिवाइड लगा रहा हूँ 0 से, और यदि मैं इसकी गुना 2 में करूँगा तो भी मेरा 0 आएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। क्लियर। उसके बाद यदि मैं इसकी गुना 3 में भी करूँगा तो भी मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। यदि मैं इसकी गुना 4 में भी करूँगा तो भी मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। और यदि मैं 5 में भी कर लेता हूँ तो भी मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। यानी अभी जब हम 6 को डिवाइड लगा रहे हैं, 6 को डिवाइड लगा रहे हैं 0 से, तो आपको देखने को मिला होगा, मैंने 6 को डिवाइड लगाया है 0 से, तो आपको देखने को मिला होगा 1 2 3 4 5 6 भी ले लो तब भी 0 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे कितना देखने को मिला होगा, 6 ही देखने को मिला है। यानी इस पर्सन को यदि मैं सोल्व कर रहा हूँ तो मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है उसकी, 5 वैल्यू मिल रही है। लेकिन एक बच्चा आप इसमें 1000 से भी गुना कर सकता है, 50 से भी गुना कर सकता है, 100 से भी गुना कर सकता है, 1 लाख से भी गुना कर सकता है, और 5 से भी गुना कर सकता है, 6 से भी गुना कर सकता है। ठीक है भाई। तो यानी कि यहाँ पे हम ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भाई एक बच्चे ने यहाँ तक गुना की, एक बच्चे ने फिर 10,000 लिख लिया, 50 लिख लिया, 100 लिख लिया, 99 लिख लिया, वहाँ पे भी आपको रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। यदि आप 1/0 को भी लेकर चलेंगे तो भी यही बात आपके सामने निकल के आएगी,
यानी उसके आपको अनेक आंसर मिलेंगे, अनेक आंसर मिलेंगे। अब सर कंडीशन ये आती है कि हम किसका आंसर सही माने। वो इतने सारे आंसरों में से हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो जब मेरे भाई हम ये तो आंसर मैंने आपको सिद्ध कर थोड़ा बताया है हल्का सा, लेकिन बहुत आंसर बन सकते हैं इसके। तो जब मैं यही डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, यही सिद्ध नहीं कर पा रहा हूँ कि इसकी एक्चुअल रियल वैल्यू क्या है, इसकी वास्तव में एक्चुअल वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो मैं इसे कैसे कह सकता हूँ कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। तो इस बात को मैं डिफाइन नहीं कर सकता आपके सामने। जब इस बात को मैं आपके सामने डिफाइन नहीं कर सकता तो उस बात को मैं क्या कहूंगा आपको, नॉट डिफाइन। क्लियर? मैं समझता हूं कि आपके बातें समझ में जरूर आ गई होगी ये वाली। उसके बाद अब क्वेश्चन ये उठता है भाई कि 1/0 तो आपने बता दिया कि इन्फिनिटी नहीं होता है, लेकिन भाई आप ये भी तो बताओ कि इन्फिनिटी क्या होता है। फिर क्वेश्चन ये आएगा, तो भाई इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं इसे डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वरना मेरी वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी और शायद आप फिर से ना देखो। तो भाई अभी हम बात कर रहे हैं कि 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी क्यों नहीं होता है। ये तो हमने देख ही लिया। आप देखते हैं कि इन्फिनिटी क्या होता है। तो इन्फिनिटी मैंने क्या आपसे कि आप लिख दीजिए 1/0.01 लिख लिया मैंने ऐसे ही समझाने के लिए आपको थोड़ा। तो आप लिखोगे भैया कि आ जाएगा भैया कितना, 100 आ जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे पॉइंट हटाकर। उसके बाद मैंने आपको लिखा, आपके सामने मैंने लिखा 0.001, तो कितना आया भाई, 1000। क्लियर? उसके बाद मैंने लिखा आपके सामने 0.0001, अब कितना आया भाई, 10,000। तो भाई यहाँ तक आपको समझ में आया, यानी कि यहाँ तक आपको ये बात दिखी होगी कि यदि मैं किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा करता जा रहा हूँ, यदि मैं किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर घटाता जा रहा हूँ, तो मेरी जो आने वाली वैल्यू है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। देख लो आप यहाँ पर देख लो, मैंने इसका डिनोमिनेटर छोटा था, इसके मुकाबले तो ये छोटा था, तो वैल्यू कितनी आई, 100। लेकिन मैंने जब इसे और छोटा किया वैल्यू बढ़ गई, और छोटा किया तो वैल्यू बढ़ गई। अभी मैं आपके सामने एक बात लिखता हूँ कि 1/0.000 और उसके बाद एक 1, यानी मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने लिख लिया कि 1/0.00001, यानी कि बहुत सारी जीरो, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इतनी सारी जीरो है। उसके बाद मेरा एक 1 है, तो तब मैं भाई यहाँ पे क्या लिखूंगा कि 1/1,0,0,0। उसके बाद मुझे तो पता नहीं कितनी जीरो है, मैं तो डिफाइन नहीं कर पा रहा ना कितनी जीरो है, क्योंकि उसके बाद एक 1 है, तभी तो मेरा ये निकल कर आ रही है वैल्यू। तो भाई मैंने आपके सामने फिर लिख दिया 1/0.0000000 और ऐसे करके मैंने एक 1 लिख दिया लास्ट में जाके। यानी मैंने इसमें लिख दी 1000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, बहुत सारी जीरो लिख दी, और तब जाकर मेरी वैल्यू निकल कर आएगी 000। जितनी भी यहाँ पे मैंने जीरो लिखी है आपके सामने, वे सारी की सारी वहाँ पर निकल के आएगी, इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि मैं इस बात को सिद्ध कर पा रहा हूँ ऊपर से। तो यानी ये जो मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ ये कितना आ जाएगा, यानी कि लगभग इक्वलेंट हो जाएगा जीरो के, जीरो नहीं होगा, इक्वलेंट होगा जीरो के, क्योंकि लास्ट में मैं क्या लिखता आ रहा हूँ 1, इक्वलेंट हो जाएगा जीरो के, रियल जीरो नहीं होगा। हाँ थोड़ा इक्वलेंट हो जाएगा जीरो के जितना हो जाएगा, बट इक्वलेंट जीरो के बिल्कुल जीरो नहीं होगा, थोड़ा जीरो से कम। ठीक है भाई? उसके बाद तो मुझे वैल्यू ये मिलेगी जाकर, ये वैल्यू मिलेगी मुझे जाकर, यानी ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी जिसे मैं पेपर पे शो नहीं कर सकता हूँ आपके सामने। ठीक है जी? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दी लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, पता नहीं कितनी जीरो मैंने इसमें लगा दी, तो यहाँ पे जो इतनी बड़ी वैल्यू आएगी कि मैं इसे पेपर पे शो नहीं कर सकता हूँ। जब हम इसे पेपर पे शो नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने एक चिन्ह का प्रयोग किया है जिसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो एक्चुअल में इन्फिनिटी ये होता है, क्योंकि मैं इसे पेपर पे शो नहीं कर सकता। भाई मैंने लिखा 1/0.00, इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी, बहुत सारी जीरो लिख दी मैंने, 1000, 10,000, 50,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, कुछ भी आप मान सकते हैं,
उसके बाद ये जितनी मैंने यहाँ पे 0 लिखी इतना ही मेरी वैल्यू यहाँ इतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी कि मैं इसे पेपर पे शो नहीं कर सकता। जब मैं इसे पेपर पे शो नहीं कर सकता तो मैं इसे कैसे बता दूँ कि ये क्या है। तो इसको जब मैं पेपर पे शो नहीं कर सकता तो उसके लिए हमने एक चिन्ह का प्रयोग किया जिसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी यानी अनंत। तो एक्चुअल में अनंत ये होता है। उसके बाद हमारी कुछ और इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी होती है जिन्हें हम बोलते हैं अज्ञात। तो वे भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, जब पढ़ ही रहे हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। यानी 0/0 या इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 1/∞, और भी है हमारी, ये होती है हमारी अज्ञात यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है हमारी। ठीक है भाई, तो चलिए फिर से हम तो अपने टॉपिक पर ही चलते हैं। लास्ट में जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है क्या हमारा टेबल बना रहे थे, वो थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है। बाकी जो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को भी, इस वीडियो को भी दूर दूर तक शेयर करें अपने दोस्तों में। तो देख भाई अब क्या कर रहे हैं, हम कोट थीटा के लिए निकालने हैं। तो कोट थीटा के लिए निकालने के लिए उधर से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, नोट डिफाइन और √3 और 1 और 1/√3 और 0। क्लियर भाई। उसके बाद सेक थीटा के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि 1/cos थीटा होता है सेक थीटा। तो भाई 1/cos थीटा। तो भाई यदि मैं 0 के लिए निकालूंगा तो भाई देखियो 1 तो ऐसे इस cos थीटा वाला ये रहा, तो 1 से 1 कितना आ जाएगा 1 से 1 कटकर 1 आ जाएगा। उसके बाद √3/2 तो उल्टा करके तो लिखना है, ये हो जाएगा भाई 2/√3। उसके बाद इसे हम लिख सकते हैं √2, इसको हम लिख देंगे 2 और 1/0 लिखूंगा तो 1/0 अभी इतनी बात हमने इस पर डिस्कस किया। तो 1/0 हमारा क्या होता है, नोट डिफाइन। क्लियर भाई। उसके बाद कोसेक थीटा को आप इधर से लिख सकते हो, या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई। फॉर्मूला क्या है हमारा, कोसेक थीटा होता है = 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसके अनुसार भी आप इसे निकाल सकते हैं भाई। 1/0 तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद 2 को आप यहाँ लिख सकते हो √2 ऐसे के ऐसे √2 और 2/√3 और 1। तो ये हमारी टेबल थी जिसको हमें याद करना था। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वही 0 1 2 3 4 तक लिख लेना है। सभी को 4 से डिवाइड लगा देना है। 4 से डिवाइड लगाने के बाद में सभी पर क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। और फिर सभी को यहाँ लिख दें। साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा के लिए उधर से लिख सकते हैं। सबसे पहले 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कोस थीटा के लिए उधर से लिख लीजिए। tan थीटा के लिए फॉर्मूला आपको पता है, साइन थीटा 1 कोस थीटा, वहाँ से आप डिवाइड लगा कर ये वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कोट थीटा के लिए आप इधर से लिख सकते हैं। सेक थीटा के लिए वो आपको फॉर्मूला पता है कि सेक थीटा होता है = 1/cos थीटा। तो वहाँ से वैल्यूज आ जाएगी। कोसेक थीटा के लिए आप इधर से लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा जो भी इसमें समझाया गया है। हाँ, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी के क्वेश्चन आंसर जरूर दूंगा। उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।